स्वागत सभी विद्यार्थियों का। हमने कल जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि कविता की व्याख्या की। एक भाग की हमने व्याख्या की। कविता लंबी है। आज हम 2 पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि राष्ट्रीय अस्मिता को जागृत करने वाली कविता है। इसमें कवि ने उदयपुर की पिछोला झील के किनारे बने हुए महाराणा प्रताप के जो मेवाड़ी महल हैं उनके किनारे बनी झील और उसके प्रतिबिंब के माध्यम से देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। प्राचीन प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक युग में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया गया है। तो आज हम इस कविता के आगे के भाग को पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने आज की तुलना की है, प्राचीन गौरव को याद दिलाया है। तो पेशोला की प्रतिध्वनि कविता का एक भाग अपन ने कर लिया। आज दूसरा भाग करेंगे जिसमें 2 पद अपन कर लेंगे। मैं शुरू करती हूँ। पेशोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड भटक पड़े हों। जैसे विजन अनंत में कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। कवि जयशंकर प्रसाद हमें यहाँ पर हमारे प्राचीन गौरव को याद दिलाते हुए कहते हैं कि पेशोला की उर्मियाँ हैं शांत। आज पिछोला झील की लहरें बिल्कुल शांत हैं। उर्मियाँ यानी लहरें बिल्कुल शांत हैं। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। जो हमारी जो झील है पिछोला झील, उसके किनारे पर खड़े हुए वृक्ष शांत खड़े हुए हैं, उनकी घनेरी छाया है और वो वृक्षों का प्रतिबिंब पिछोला झील में गिर रहा है। जल में वो करीने से एक पंक्तिबद्ध खड़े हुए वृक्ष जिनका चित्र उस पिछोला झील में पड़ रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है मानो किसी चित्र सारी में कोई चित्र प्रतिबिंबित हों। अर्थात जैसे आर्ट गैलरी होती है उसमें बहुत सारे चित्र संजोए हुए होते हैं, वैसे ही किनारे पर खड़े हुए वृक्षों का जो बिंब पड़ रहा है वो ऐसे लग रहा है कोई चित्रशाला की दर्शन हम कर रहे हों। तो यहाँ इन पंक्तियों में हमें चित्रात्मकता और बिंबात्मकता के दर्शन होते हैं। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प ये विषाद के, दग्ध अवसाद से। वो जो प्राचीन महल थे, राजपूती शान आन बान शान के जो महल थे, वो सब अब झोंपड़ों में तब्दील हो गए हैं, जो कि किसी समय शिल्प के नमूने हुआ करते थे। आज विषाद और दुख से दग्ध हैं, जले हुए हैं, अवसाद से घिरे हुए हैं। तो आज जो है झील के जल में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है जो परतंत्रता के प्रतीक हैं। ये कविता अंग्रेज़ों की प्रताड़नाओं को के मद्देनज़र लिखी गई थी। तो जिस समय हमारा देश परतंत्र था, तो महाराणा प्रताप के शौर्य को याद करते हुए कवि ने हमारी प्राचीन परंपरा गौरव को याद दिलाया है और कहा है कि जो महल इतने आबाद थे, अब जो है अवसाद के ढेर के समान, परतंत्रता के प्रतीक के समान ये झोंपड़े पड़े हुए हैं। धूसर जलद खंड भटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। कवि कहते हैं कि धूसर यानी धूल से भरे हुए धुंधले मटमैले से बादल जिनका प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है पिछोला झील में, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे धूल के भरे हुए कोई खंड हो जो भटक रहे हैं निर्जन आकाश में। विजन अनंत, निर्जन आसमान में भटकते हुए बादल भी बहुत ही अवसाद के प्रतीक लग रहे हैं। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है।
कवि कहते हैं कि शाम होने को आई है और संध्या के समय जो धुंधलाका है, जो कालिमा है, वो ऐसे लग रही है कि ये संध्या क्या है, कलंक बिखर गया है। संध्या जो है कलंक के समान प्रतीक होती है, क्योंकि हम बिल्कुल बंधे हुए हैं। महाराणा प्रताप जैसा वीर नहीं है तो हम जो है बिल्कुल अकेले हो गए हैं। किसी ऐसी पुकार की हमें आवश्यकता है। दुंदुभी मृदंग तुर्य शांत स्तब्ध मौन है। आज परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए महाराणा प्रताप के महलों से उठने वाले वाद्य यंत्र, नगाड़े, मृदंग, तुर्य, ये सारे मौन हैं। अब कोई नहीं है जो युद्ध का डंका बजा दे। सब तरफ एक सन्नाटा है। तो यहाँ कवि जो है इस पद में महाराणा प्रताप के शौर्य को याद करते हैं। फिर भी पुकार ही है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। कवि कहते हैं कि अब भी इस आसमान में, व्योम यानी आकाश, आकाश में देश को स्वतंत्रता दिलाने का स्वर गूंज रहा है। महाराणा प्रताप का स्वर मानो पुकार रहा है कि ये भार कौन लेगा। एक समय था जब महाराणा प्रताप जैसे वीर थे जो विचलित नहीं होते थे, तो आज हमें फिर से महाराणा प्रताप की ज़रूरत है देश की अस्मिता को बचाने के लिए। तो कवि कहते हैं कि अब ये भार कौन लेगा, कौन है ऐसा दृढ़ व्रती जो विचलित नहीं होगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल्का खंड के निकष पर कस कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। कवि कहते हैं कि कौन है जो अपने हार्ड मांस का मनुष्य जो बिल्कुल दुर्बल है, इस अस्थि मांस की दुर्बलता को दूर करके और ताल ठोक करके कहेगा, कठोर बन जाएगा, वज्र के समान अपने कलेजे को परखेगा, कठोर बन जाएगा और प्रलयोल्का खंड के निकष पर, निकष यानी कठोर, कसौटी, और प्रलयोल्का खंड यानी प्रलय काल की कसौटी पर कौन है जो प्रलय की कसौटी पर कसे अपने आप को और आगे आए। ये जो आपात स्थिति है, देश पर अंग्रेजों का राज है, ऐसे में महाराणा प्रताप जैसा दृढ़ व्रती कौन है जो आए और ताल ठोक कर कहे, इस प्रलय की कसौटी पर कस करके अपने सीने को और आगे आए। चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन है ऐसा उत्तराधिकारी की तलाश है कवि को, महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी की। तो कवि कहते हैं कि कौन उत्तराधिकारी बनकर आएगा जिसकी हंसी जो है दुश्मनों की हड्डियों को चूर्ण कर दे, हमारे देश के शत्रुओं की हड्डियों को जो चूर्ण कर दे। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कौन है जो इन भूत पिशाचों की साधना को चूर चूर कर दे, यानी भूत पिशाच जो पिशाच है उसका यहाँ एक प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। देशद्रोहियों की मंशा को यहाँ इंगित किया गया है कि हमारे देश के जो द्रोही हैं, उन देशद्रोहियों की मंशा जो है देश को तोड़ने की, उसको दूर करने के लिए धूली से उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। जो ऐसा दृढ़ व्यक्ति आए जिसकी फुत्कार हो, जैसे काल होता है, नाग होता है, उसकी फुत्कार से जहर बिखरता है और सामने वाला नष्ट हो जाता है, वैसे ही किसकी फुत्कार ऐसी होगी, किसकी ऐसी पुकार होगी जिससे जो हमारे देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, देशद्रोहियों की मंशा है, वो चूर चूर होकर के धूल के समान उड़ जाएगी। तो कौन ऐसा भार लेगा। तो इन पंक्तियों में चित्रात्मकता भी है, संध्या के कलंक सी में उपमा अलंकार भी है और ओजस्वी वाणी का प्रयोग किया गया है। चूर चूर में पुनरुक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार इस कविता में महाराणा प्रताप के महत्व को और उनकी राष्ट्र के प्रति भावना को लोगों में जगाने के लिए उन्होंने प्रतीक के रूप में लिया है। आप इसको पढ़ें और समझें। ये बहुत ही जटिल कविता है। धन्यवाद बच्चों।